हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पाइथन में पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस। माई एसक्यूएल डेटाबेस एक ऐसा टूल है जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया जाता है। तो डेटाबेस एक्चुअली एक ऐसा प्लेस है जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किया जाता है। उसमें वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशंस, अपडेशंस, फिल्ट्रेशन एंड मैनी मैनी मोर। तो ये सारे ऑपरेशंस हम पाइथन के साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन से हम डेटा कलेक्ट करके डेटाबेस में स्टोर करेंगे ताकि परमानेंटली वो लार्ज जगह में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब एक्सेल में भी हम स्टोर कर रहे हैं डेटा, लेकिन एक्सेल का एक लिमिट होता है, क्योंकि एक वो फाइल है जो उसकी कुछ डेटा की लिमिट होती है। बट डेटाबेस जो है वो एक क्लाउड बेस्ड स्टोर होता है। उसमें आप रिमोट लोकेशन में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। भले आप कहीं दुनिया में कहीं भी कोने में हो, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम डेटाबेस माई एसक्यूएल का यूज करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में देखते हैं किस प्रकार से हम डेटाबेस को पाइथन के साथ यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हम जो डेटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है जैम। तो ये जैम आपको इंस्टॉल कर देना है, भले आप मैक यूज कर रहे हो या विंडोज यूज कर रहे हो, दोनों में ये अवेलेबल है। इसको आप फ्रीली गूगल में जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से सर्च करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो इसमें आपको इतने सारे मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। सारे मॉड्यूल्स हमें नहीं यूज करना है, नहीं काम के सारे, लेकिन हमें स्टार्टिंग के 2 मॉड्यूल्स जरूर यूज करना है। सबसे पहला है अपाची, इसको स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। दूसरा है माई एसक्यूएल, इसको भी हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों को हम प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे और फिर सिर्फ माई एसक्यूएल जो है उसी के लाइन पे जो एडमिन है उसको हम क्लिक करेंगे। तो एक ब्राउजर में जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें ये पेज दिखाई देगा। ये जो पेज होता है इसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजर। यहाँ पे हम मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हैं। अभी ये पूरा ऑफलाइन चलता है क्योंकि ये सिर्फ स्टडी बेसिस पर है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये अभी क्लाउड स्टोर नहीं कर रहा है। बट रियल टाइम अगर आप डेटाबेस यूज करना चाहते हैं तो आपको एक डेटाबेस परचेज करना होगा। उसकी एक लिमिट होती होगी कि 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB ऐसा एक स्टोरेज का लिमिट होता है। तो उसके बेसिस पर आपका जो भी पेमेंट होता है वो इसमें अप्लाई होता है। ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब डेटाबेस का एक्चुअल मीनिंग आप ये समझिए, प्लेस जहाँ पे रिलेटेड टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। Database is a collection of interrelated tables in which you can store the details or information in the form of rows and columns. ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के 2 तरीके हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप डेटाबेसिस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप न्यू पे भी क्लिक कर सकते हो। दोनों जगह से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ से कर रहा हूँ डेटाबेसिस से। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया गया है क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे आपको नाम देना है। अब नाम देते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको अभी कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले डेटाबेस का नाम हो या आने वाले टाइम में हम टेबल्स बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे, सभी के नाम आपको स्मॉल लेटर्स में ही यूज करना है, ये रूल है। दूसरा, सभी में आपको 1 वर्ड के ही नाम लिखने हैं। अगर आप 2 वर्ड्स लिखना चाहते हो तो आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो टू सेपरेट 2 वर्ड्स के लिए। और कोई भी सिंबल्स आप यूज नहीं कर सकते अंडरस्कोर के अलावा। आप कोई भी ऐसे डॉट, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ऐसा कोई भी आप सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसका खास ध्यान देना है। तो अभी हम डेटाबेस का नाम एक सोच लेते हैं, जैसे कि py_db पाइथन डेटाबेस, ऐसा मैंने एक नाम दे दिया। ठीक है। बस नाम ही आपको यहाँ पे देना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बटन। सो व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट बटन द डेटाबेस इज बीन क्रिएटेड। देखो यहाँ पे py_db आ गया है और हम py_db डेटाबेस के अंदर अभी हम प्रेजेंट हैं।
अब यहाँ पे ये बता रहा है नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, बिना टेबल्स के डेटाबेस खाली होता है, कुछ मतलब नहीं होता, तो आपको यहाँ पे टेबल्स बनाने हैं। सबसे पहला टेबल, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला टेबल बनाते हैं, नाम देते हैं डेमो, या फिर डेमो अंडरस्कोर टेबल दे देते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हो, 2 वर्ड्स अगर आप देते हो तो अंडरस्कोर जरूर यूज करें। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाई करेंगे जितने हमें टेबल्स में रखने हैं। तो हम डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या रखेंगे। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हर टेबल में एक ऐसा कॉलम होना ही चाहिए जो यूनिकली नंबर डिफाइन करता हो, जिसको हम यूनिक आईडी कहते हैं। हर टेबल में एक होता ही है जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है यूनिकली। तो एक आईडी की बात हो गई। दूसरा हम रख लेते हैं फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन, ईमेल, सिटी। तो ये 8 चीजें अभी दिमाग में आ रही है, तो 8 लिख लेते हैं। अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लेते हैं, उसके बाद ध्यान में आता है कि आपको चेंज करना है या डिलीट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स के नाम हमने डिसाइड किया था वो सब चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे आईडी, उसके बाद फर्स्ट नेम, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ नेम, एल नेम फॉर द लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन, ईमेल एंड सिटी। तो ये कुछ कॉलम्स के नाम मैंने लिख दिए। अब उनके डेटा टाइप्स लिखने हैं आपको। यहाँ पे टाइप के अंदर आप डेटा टाइप लिखोगे। डेटा टाइप में जैसे आईडी का है तो आईडी तो इंटी होगा, इसलिए कुछ करना नहीं है। एफ नेम के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप टेक्स्ट लिखोगे या तो आप वेरकेर लिखोगे। अब टेक्स्ट और वेरकेर में क्या डिफरेंस है? वेरकेर और टेक्स्ट में ये डिफरेंस है कि अगर आप टेक्स्ट लेते हो तो आपके पास एक तरह से ये हो गया कि कोई लिमिट आप सेट नहीं करोगे, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट में नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों अलाउ है, बट यूनिकली कंबाइनली इन दोनों को स्ट्रिंग कहा जाता है। तो टेक्स्ट एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में आप नंबर्स भी लिख ही सकते हैं वैसे तो, लेकिन उसको स्ट्रिंग तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। वेरकेर में भी आप स्ट्रिंग ही लिखोगे, बट वेरकेर और टेक्स्ट में मेजर डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट की लिमिट है 65535। भले आप कितना भी लिखो उसकी मेमोरी उतना ही ऑक्यूपाई होगा, 65535 लेटर्स की। वेरकेर में आपको स्पेसिफाई करना होगा लेंथ, उतना ही वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। उसकी भी मैक्सिमम लिमिट 35535 ही है, लेकिन आपको उतना स्पेसिफाई करना है जितना आपको यूज करना है। ठीक है, तो हम ज्यादातर वेरकेर यूज करेंगे क्योंकि आने वाले टाइम में आप इसको डेटाबेस को परचेस करोगे तो आपको एक स्टोरेज की लिमिट मिलेगी, तो इसलिए हम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे मेमोरी का, हम यूज करेंगे वेरकेर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि 20 विच इज इनफ। सिमिलर फॉर एल नेम अगेन 20। डीओबी डेट, इसको हम डेट ही लेंगे। जेंडर के लिए अगेन वेरकेर ले लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं ओनली 1। क्यों 1? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जेंडर के अंदर एम एफ ऐसा ही एक एक लेटर लिखूंगा। फोन के अंदर हम मीडियम इंट ले सकते हैं या फिर बिग इंट ले लेते हैं, क्योंकि 10 डिजिट्स है तो बिग इंट में आ जाएगा। ईमेल के अंदर अगेन वेरकेर ले लेते हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं जैसे कि 50 चलेगा। सिटी में भी लगभग 40-50 तो लग ही जाएंगे, तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब हो गया है। अब आईडी जो है, आईडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होता है, जिसको हम कह सकते हैं ये एक प्राइमरी कॉलम है। तो इसमें हमें ये फिक्स करना होगा कि इसके अंदर जो नंबर रहेगा वो यूनिक होना चाहिए, और वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेगा सिस्टम। और इसी वजह से हम इस आईडी वाले कॉलम के साइड पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, AI, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज ऑटो इंक्रीमेंट। इसको आप टिक कर देना। जैसे टिक करोगे यहाँ पे एक इंडेक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। लिखा हुआ आ गया प्राइमरी। तो आईडी एक ऐसा प्राइमरी कॉलम है, इसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिकली डिफाइन होता है और इसमें कभी भी एम्प्टी वैल्यू नहीं रहता।
तो इतना आपको सेटअप करना है। इसके बाद लास्ट में आपको एक सेव बटन मिलेगा, सेव कर दीजिए। तो टेबल यहाँ पे हो जाता है सेव। तो टेबल आपका बन चुका है, लेकिन अगर इस टेबल को हम खोल के देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको अगर कॉलम्स में चेंजेस करना हो, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना हो, तो हम कौन से सेक्शन के अंदर है? ऊपर से ये स्ट्रक्चर के अंदर है। तो स्ट्रक्चर के अंदर जब भी आप जाओगे तो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करना हो तो यहाँ पे आप चेंज बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। कॉलम्स अगर आपको ऐड करना तो यहाँ पे कितने कॉलम ऐड करने हैं, आफ्टर विच कॉलम नेम यू वांट टू ऐड, आप यहाँ से वो डिसाइड करके कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम को डिलीट करना हो तो आप कॉलम पे जाके यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं, जिससे कॉलम डिलीट इजीली हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। बट मुझे अभी कुछ करना नहीं है, सब कुछ ओके लग रहा है, तो मुझे करना है टेबल के अंदर इंसर्ट। अब इंसर्ट कहाँ से करेंगे? इंसर्ट आपको यहाँ पे इंसर्ट का एक मेनू मिल जाएगा। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 और 2, तो 2 लोगों के डेटा को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो एट ए टाइम। लेकिन अगर आपको एट ए टाइम ज्यादा लोगों का डेटा इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे 2 की जगह पे इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि 4। एंटर प्रेस कीजिए। 2 तो था ऊपर और 2 नीचे। तो ये सब फॉर्म्स आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हमें फिल करना होगा टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आईडी हमें इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि आईडी अपने आप ही बन रहा है, तो वो हमेशा 1 से शुरू होगा और इंक्रीमेंट अपने आप होता जाएगा एक एक करके। तो आईडी छोड़ देते हैं सिस्टम के लिए। फर्स्ट नेम से शुरू करते हैं, जैसे मैंने नाम लिख दिया, जैसे कि अभय चौहान, ठीक है। ऐसे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। डेट आप यहाँ से पिक कर लीजिए, जो भी आपको डेट सही लगे। जेंडर MF, जो लिखना हो लिख सकते हैं। ईमेल, सिटी, ऐसे ही सेकेंड यूजर का नाम लिख देते हैं। तो मैं ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, डेटा लिख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। जितना आप ज़्यादा डेटा लिखोगे उतना आपके पास डेटा ज़्यादा रहेगा, तो आप उसको मैनिपुलेशन करने में आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो 4 लोगों का मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया है। लास्ट में गो बटन प्रेस करेगा, सबके सब डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक इंसर्ट की क्वेरी है जो SQL लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो ये हम सीखेंगे, ये हमें यूज करना होगा, बट अभी नहीं, हम बाद में इसको यूज करके जरूर लिखेंगे, लेकिन पाइथन कोड के अंदर। तो अभी इसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिए, ब्राउज पे बटन पे क्लिक कीजिए, तो आपको सारा डेटा एक तरह से विजिबल हो जाएगा। ओके, इसमें भी आप कुछ एडिट डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, और इंसर्ट करना चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर जब भी देखना हो यहाँ पे जाके देख सकते हो। टेबल को ब्राउज करोगे तो आपको टेबल का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक इजी वे में समझा दिया कैसे एग्जाम का यूज करना है, उसमें कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, उसमें कैसे
टेबल्स बनाने हैं। तो एक टेबल मैंने बना दिया, और भी टेबल बनाना है आप बना सकते हैं। तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये डेटाबेस के नाम पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल एग्जिस्ट है। इसमें आप कुछ डिलीट करना चाहो टेबल को डिलीट भी कर सकते हो, बट नहीं करेंगे, बनाया है मेहनत से। नया टेबल बनाना है, नया टेबल बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई भी अलग टेबल बना सकते हो, या आपका कोई एम्प्लॉयज का टेबल बनाना है, या स्टूडेंट का बनाना है, या कस्टमर का, क्लाइंट का, प्रोडक्ट्स का, कुछ भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप टेबल जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है। तो एक और टेबल बना ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसका नाम दे देते हैं एम्प्लॉयज। और कितना कॉलम रखेंगे, तो एक एम्प्लॉय की आईडी होगा, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखते हैं इस बार, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फिर यस, जेंडर भी रखेंगे, फोन नंबर, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, ठीक है। डिपार्टमेंट भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, पर ठीक है इतना रखते हैं। तो ये 9 चीज हो गई, एक तरह से 9 चीज हो गई। तो 9 चीज हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे 9 चीज जो हमने बोली है वो लिखनी होगी। अब यहाँ पे हम EID लिखते हैं, एम्प्लॉय आईडी शॉर्ट फॉर्म में। फर्स्ट नेम, या हाँ फर्स्ट नेम रख देते हैं, या फिर हम चाहे तो फुल नेम भी रख देते हैं एक साथ। क्यों फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग लिखना, एक साथ ही फुल नेम लिख देते हैं। अब ये आपका चॉइस होता है, आपका मर्जी, आपको फुल नेम रखना है या फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग रखना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखेंगे, जेंडर लिखेंगे। फिर क्या सोचा था, फोन, ईमेल नहीं रखते अभी, ईमेल का कोई जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं। डेजिग्नेशन या पोजीशन, पहले डिपार्टमेंट रख देते हैं, डिपार्टमेंट, फिर पोजीशन, फिर सैलरी, इतना रखते हैं। एक स्किप कर देंगे तो अपने आप ये लाइन जो है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फुल नेम में हम वेरिकर ले लेते हैं, 50 लिख देते हैं, विच इज इनफ। डेट के लिए डेट, जेंडर के लिए वेरिकर, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। फोन में बिगिंट, ये केयरफुली आपको बिगिन ही लिखना है। बाकी किसी में आपको लेंथ लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेरिकर में ही लिखना होता है, ये आपको याद रखना है। डिपार्टमेंट वेरिकर ले लेते हैं, 50 लिख देते हैं। थोड़ा सा लिबरल रखेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। इसमें भी हम बिगिन ले लेते हैं, ठीक है। अब EID जो है उसको हम AI पे टिक कर देते हैं, बाकी सब ओके है एंड लेस्ट सेव। हाँ, अब ये कुछ दिखा रहा है कहीं पे, ठीक है। अभी के लिए इसको इंट कर देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हुआ है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर में जाते हैं एक बार। तो गलती से ये जो इंट हो गया है इसको हम वापस वेरिफाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये टेबल बन चुका है, बट अब मैं ब्राउज करूंगा तो मुझे कोई डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने इंसर्ट अभी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू द फाइल पाइथन कोड। यहाँ पे हम डेमो db1 ऐसा नाम से कुछ बना रहे हैं फाइल। अब यहाँ पे हमें एक मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना है जिसका नाम है MySQL कनेक्टर। इसको अगर हम यूज करेंगे तो ही हम यहाँ से डेटा को डेटाबेस में भेज सकते हैं। लाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाना हो तो उसका मॉड्यूल का कोई काम नहीं है। तो पहले हम लाना देख लेते हैं, बिना मॉड्यूल के हम ला तो सकते ही है। कौन सा मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, MySQL कनेक्टर। तो लाने के लिए हमें सिर्फ पांडास मॉड्यूल चाहिए, तो वो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं पहले ही। तो हम खाली इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट pandas as pd। अब देखिए यहाँ पे एक SQL की क्वेरी लिखनी है हमें, तो हम क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। टेबल का नाम क्या है हमारा, डेमो अंडरस्कोर टेबल। तो क्या ऐसा लिखने से वो कनेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कनेक्टर बनाना पड़ेगा। अब कनेक्टर बनाना है तो फिर कनेक्टर तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। कनेक्टर के बिना तो होगा ही नहीं, तो हम कनेक्टर यूज करेंगे। तो उसके लिए हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल,
pip MySQL कनेक्टर पाइथन, ऐसा आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है। तो इंस्टॉल करते समय आपको इस तरह से लिखना होगा और इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है, MySQL शायद पाइथन बीच में आएगा, माई बैड, यहाँ पे इंस्टॉल नहीं लिखा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, तब तक होने दो। तो उसको लिखते कैसे, इंस्टॉलेशन करने के बाद इंपोर्ट कैसे करते हो बता देता हूँ। MySQL.connector एस क्या नाम देते हैं, SQL दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है इंस्टॉलेशन। ठीक है, ओके, यहाँ पे एरर भी जो आ रहा था वो हट चुका है, तो इट इज वर्किंग फाइन। हमें कनेक्शन बनाना है ये पाइथन फाइल का और डेटाबेस के साथ। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम db करके, फिर हम लिखेंगे SQL.connect। इस कनेक्ट के अंदर हमें कुछ चीजें मेंशन करनी होगी। सबसे पहला होस्ट नेम। अब होस्ट नेम क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, जहां पे हमने ये डेटाबेस मैनेजर यूज किया था तो स्टार्टिंग में जो इसका URL है उसमें क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट। तो यही होता है हमारा होस्ट नेम। तो होस्ट नेम आपको लिखना है लोकल होस्ट। ये सबका सेम ही रहेगा। आप भी अगर जेम यूज करोगे तो आपका भी लोकल होस्ट यही रहेगा, तो ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। यूजर नेम, तो इसका कोई यूजर नेम डिसाइडेड नहीं है, ये फिक्स है पहले से, रूट ही रहेगा, आपका भी रूट ही रहेगा। पासवर्ड, कोई पासवर्ड सेट नहीं होता पहले से, तो ये एम्प्टी होता है। बट आप करना चाहे सेट कर सकते हैं, बट वो करने की जब भी जरूरत नहीं है, तो हम अभी पासवर्ड सेट नहीं करेंगे, कोई प्रोटेक्शन हमें नहीं देना है। पासवर्ड इज राइट नाउ एम्प्टी एंड इट स्टिल एम्प्टी। हाँ, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा डेटाबेस। डेटाबेस का नाम चेंज होगा, क्योंकि आप जो नाम रखोगे फिर वही होगा। मैंने मेरा डेटाबेस का नाम रखा है py_db। देखिए, यही है हमारा डेटाबेस py_db। डेटाबेस का नाम रखना है आपको यहाँ पे, तो ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके, तो बन गया है हमारा कनेक्शन का लाइन। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टार्टिंग में ही लिख देना है। अब ये मैंने क्वेरी लिख चुका हूँ यहाँ पे। अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल्स टू pd.read SQL query, ये लिखना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेरी जो आपने लिखी है वो लिख दीजिए, फिर कनेक्शन का जो वेरिएबल आपने रखा है वो भी लिख दीजिए, दोनों लिख दीजिए, और लास्ट में प्रिंट कर देंगे डेटा को। तो अगर सब कुछ ओके है तो आपको टेबल के अंदर जितना भी डेटा हमने स्टोर किया है, 4 डेटा है वैसे, वो सारे के सारे यहाँ पे शो करेगा। देखिए, सबका सब डेटा शो कर रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, अब इस डेटा का क्या करना है ये आपके हवाले है, आप इसका जो करना चाहे कर सकते हैं। जो जो हमने सीखा डेटा फ्रेम में वो सब कुछ कर सकते हैं, तो है ना इजी। तो डेटा आपको खाली डेटाबेस में स्टोर करना है। अब स्टोर कैसे करना है, वहां जाके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, बट टेक्निकली ये कोई करेगा नहीं, हमें पाइथन से ही इसको करना है। तो वो हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखने वाले हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे हम एक दो चीज और देखेंगे कि सिलेक्ट तो हम कर रहे हैं तो सारा का सारा डेटा आ रहा है, लेकिन अगर मुझे उसमें से सिलेक्टेड कॉलम ही चाहिए, यहाँ पे जो स्टार लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑल द कॉलम्स, बट आई वांट ओनली सेपरेट और यू कैन जस्ट सिलेक्टेड कॉलम्स। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट नेम है तो मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, तो आप ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम दी डेमो टेबल। तो देखिए सारे फर्स्ट नेम आ गए। तो ये बहुत इजी हो जाता है। ये क्वेरी में आप अपने हिसाब से क्वेरी को लिख सकते हैं। तो इसके कुछ सिंटेक्स है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद जैसे कि सिटी, फिर जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आप जो ऐसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, अब देखिए स्टार लिखने से सब कुछ आ जाता है,
सारे कॉलम्स आ जाते हैं जैसे हमने पहले भी किया था। अब इसमें भी मुझे थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, मुझे मुंबई वालों का ही डेटा देखना है, जो मुंबई में रहते हैं, जैसे 2 लोग हैं उनका ही डेटा देखना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वेर सिटी इक्वल्स टू मुंबई। अब ये मुंबई जो है वो आपका कैपिटल हो स्मॉल हो चलता है, इसमें एसक्यूएल की क्वेरी में कैपिटल स्मॉल चलता है। देखिए इस तरह से मुंबई आ गया, लेकिन ये तो मैंने एक फिक्स कर दिया। लेकिन मुझे अगर यूजर से पूछना है कि विच सिटी यू वांट टू सर्च, तो आप ऐसा कुछ एक वेरिएबल यूजर से ले लो, इनपुट एंटर सिटी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा %s। अब ये %s क्यों लिखा मैंने, अगर आप स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो तो %s लिखना है, अगर आप इंटीजर सर्च कर रहे हो तो %i, अगर आप फ्लोट सर्च करते हो तो %f। ठीक है, ये 3 चीज आपको ध्यान देना है। तो मैंने स्ट्रिंग सर्च करना है %s, और यहाँ पर वापस से % लिखकर ब्रैकेट में आपको $s जो वेरिएबल है वो लिख देना है। देखिए अब ये सिटी पूछ रहा है, जैसे मैंने लिख दिया सपोज कोलकाता, तो कोलकाता में कोई है ही नहीं। इज इट ट्रू, देख लेते हैं कौन कौन है, तो मान लो बजाय नहीं, कोलकाता में कोई नहीं है, जयपुर में कोई है। ठीक है, तो देखो एक बंदे का डिटेल आ गया। ठीक है, अगर हमने लिख दिया सपोज मुंबई, तो मुंबई तो था ही। दो लोग हैं मुंबई के। तो जैसे हमने देखा कि कोई भी डेटा नहीं आ रहा है अगर हम कोई गलत लिख रहे हैं, तो वो एम्प्टी डेटा आता है। तो अगर आप एम्प्टी वाले को दिखाना चाहो कि एम्प्टी आए तो क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हो कि इफ लेंथ ऑफ डेटा इज मोर देन 0, तो आपको ये प्रिंट करना है, एल्स प्रिंट ये करना है नो डेटा फाउंड। तो ये सही रहेगा। जैसे हमने कोलकाता लिखा था तो कोई डेटा नहीं मिला, जैसे यहाँ पे लास्ट में बताएगा नो डेटा फाउंड। तो ये हमने छोटी मोटी चीजें देख ली। करने को तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, कॉपी करके कमेंट कर देते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे सिटी को सर्च अभी नहीं करना, सारा डेटा ही चाहिए, तो हम सारा डेटा कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप वेर कंडीशन लगा सकते हैं, सॉरी वेर नहीं लगाना होगा, इसके लिए लगाना होगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग चाहिए, लेकिन किसके बेसिस पर, डेट के बेसिस पर या आईडी के बेसिस पर या नाम के बेसिस पर। तो हमारा जो डेटा है उसमें हम असेंडिंग डिसेंडिंग कौन से फील्ड के बेसिस पर रखना चाहते हैं, तो हम सिटी के बेसिस पर रखते हैं एक बार। तो ऑर्डर बाय सिटी, बस इतना लिख दोगे तो आपका डेटा आ तो जाएगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में JMP लाइक दिस। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो फिर आपको लिखना होगा यहाँ पे DESC डिसेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके फाइन, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, डेमो db2py। अब यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो उसके लिए हमें कुछ लाइंस तो पहले लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन यहाँ पे जो है वही कॉपी कर लेते हैं। अब डिटेल्स क्या क्या पूछना है, आईडी को छोड़ के बाकी सब डिटेल्स पूछेंगे। एफ नेम,
तो फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद हम लास्ट नेम भी पूछेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हम ये मेंशन जरूर करेंगे YMMD। डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट डेट का यही होता है फॉर्मेट, और यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। जेंडर की बात करें तो जेंडर में हम मेंशन करेंगे M या F, ये दो में से ही कोई आपको लेना होगा। फिर हमारा डेटा क्या है देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन, ईमेल, सिटी। फोन, ईमेल एंड सिटी। अब इसमें से आपको इंटीजर कौन सा चाहिए? फोन ही एक है जो इंटीजर है, बाकी सारे स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पे आएगा एल नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन, ईमेल, सिटी। तो ये डिटेल्स पूछने वाला काम तो हम पहले से करते आ रहे हैं, तो ये तो हो गया। अब क्वेरी आपको लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम है डेमो अंडरस्कोर टेबल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ वही कॉलम के नाम जो यहाँ पे दिए हुए हैं, आईडी को छोड़ के बाकी सारे आपको उसी ऑर्डर में मैं लिखता हूँ। ऑर्डर इज नॉट कंपल्सरी, बट लिखना अच्छा रहता है कि उसी ऑर्डर में हमने इनपुट भी पूछा है तो वही लिखे तो सही है। और फिर उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे लिखना है %s फॉर द स्ट्रिंग, I फॉर इंटीजर, F फॉर फ्लोट। 7 चीजें हैं वैसे। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर लास्ट में % लगाकर आपको लिखना होगा सारे वेरिएबल्स के नाम, F नेम, L नेम, DOB, जेंडर, फोन, ईमेल, सिटी, ठीक है। ये लाइन हमने लिख दी है। अब क्या करना है? अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। डेटाबेस के अंदर डेटा पहुंचाने का जो काम करेगा उसको हम कहते हैं कर्सर, वो आपको बनाना है। और वो बनाने के लिए आपको यहाँ लिखना है db.cursor। ये एक तरह का मीडिएटर है जो आपका डेटा पाइथन से लेकर डेटाबेस तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? उसके लिए हमें लिखना है cursor.execute हमारा क्वेरी का स्ट्रिंग, और बस ये डेटाबेस पहुंचा देगा। डेटाबेस को लास्ट में कमिट करना भी जरूरी है क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं। हम इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब हम चेंजेस कर रहे हैं। जब डिलीट करेंगे तो भी हम चेंजेस कर रहे हैं। तो जब भी डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस होता है तो आपको कमिट लास्ट में करना है। फिर आप कुछ प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि डेटा सेव्ड इन डेटाबेसेस, ऐसा कुछ कंफर्मेशन मैसेज प्रिंट कर दीजिए। ओके, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए रन तो हो गया, कोई एरर नहीं आया। फर्स्ट नेम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे कि संजय गुप्ता, कुछ डेट लिख दी, फोन नंबर, ईमेल, सिटी, क्या बताया यहाँ पे? डेटा सेव्ड इन डेटाबेस। सो लेट्स गो, यहाँ पे जाके आपको ब्राउज करना है, दैट्स इट। तो इस तरह से हम डेटा को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बनाना हो तो आप लूप का भी हेल्प ले सकते हो। लूप से क्या, एक बार में जितना चाहिए उतना आप डिटेल्स पूछ सकते हो। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पर आपको एक n ले लेना है, इनपुट ले लेना है, नंबर ऑफ
यूजर्स ऐसा कुछ इनपुट ले लो, लूप चला दो, फॉर लूप फॉर आई इन रेंज एंड नंबर ऑफ टाइम्स, और ये सब कुछ जो है इतना, इसको आप थोड़ा सा अंदर इंडेंट कर दो। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ कुछ थोड़ा सा एक लाइन ब्रेक कर देंगे। जस्ट देखो मैं रन करके दिखाता हूँ। 2 लिखते हैं एक बार, जैसे एक नाम लिखा अंकिता वर्मा, डेट देखो एक डेटा एंट्री हो चुकी है। दूसरा डेटा लिखते हैं, ठीक है, दोनों डेटा सेव हो गया। ऐसा यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो ब्राउजर में जाके एक बार ब्राउज कर देते हैं, तो देखिए अंकिता हिना दोनों का डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हो यूजिंग लूप इन पाइथन। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाले नेक्स्ट चैप्टर इसी का पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम और भी डिटेल में समझेंगे कैसे कुछ डिलीट करना है, अपडेट करना है, और भी टाइप का मैनिपुलेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।